जय हिंद दोस्तों, मैं बीएल चौधरी बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन ग्रुप की तरफ से आप सभी का मेरे चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम राजस्थान की कला और संस्कृति की सीरीज पढ़ रहे थे, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी। उसके अंदर हम कल राजस्थान की वेशभूषा की हमने क्लास स्टार्ट किया था। राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण और परिधान जो भी है, तो उसके अंदर हम कल राजस्थान के अंदर पुरुषों की जो वेशभूषा और परिधान हम पढ़ रहे थे, तो उसका कुछ पार्ट जो छूटा है वो आज हम इस क्लास के अंदर लेने जा रहे हैं। और इसके बाद में हम स्त्रियों का परिधान और फिर आभूषण करके ये राजस्थान की कला संस्कृति का आभूषण, परिधान और वेशभूषा का जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुरुष परिधान। और पुरुष परिधान के अंदर हमारा जो छूट गया था कल, पुरुष परिधानों के अंदर टोपी, जामा और कुछ और भी है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आप लोगों को आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। तो हमारा सबसे पहला है इसके आज के अंदर टोपी। कल हमने पढ़ा था पगड़ी और अंगरखी। तो पगड़ी और अंगरखी आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो पगड़ी और अंगरखी से जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो मैंने क्लास में करवाया है उसी से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं बनेगा। तो आज है हमारा टोपी। तो टोपी का जो इतिहास है वो राजस्थान की संस्कृति के अंदर 18वीं सदी के मध्य में विशेष किस्म की खांगसा नुमा टोपी का प्रचलन हुआ था। कब हुआ था? राजस्थान के अंदर टोपी का पहनावा, जो सर के ऊपर टोपी पहनी जाती थी, जो एक कला संस्कृति से वेशभूषा का एक पार्ट है। तो ये टोपी 18वीं सदी के मध्य में एक विशेष किस्म की खांगसा नुमा टोपी का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये जो टोपी है इसका आकार पुराने ढंग के कंगे जैसा होता था। पुराने समय के अंदर जिस प्रकार के कंगे पाए जाते थे, जो कंगे बालों के अंदर कंघी करने के लिए काम में आते थे, तो उन कंगों के जैसा इसका आकार था टोपी का। जो 18वीं सदी के मध्य के अंदर खांगसा नुमा जो टोपी का प्रचलन हुआ था वो कंगे के समान आकार में थी। नेक्स्ट है इसके दो प्रकार टोपी के, एक है चौखुलिया और एक है दुपलिया। जिसके अंदर क्या होता था कि जो चौपलिया जो टोपी होती थी वो 4 पल्लों से मिलकर बनी होती थी। अगर उसको खोला जाए या उसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर 4 भागों के अंदर वो डिवाइड हो जाती थी, तो उसको चौपलिया टोपी कहा जाता था। और नेक्स्ट था दुपलिया। तो दुपलिया टोपी के अंदर क्या होता था कि 2 पल्ले होते थे, 2 पल्लों को जोड़कर ये दुपलिया टोपी का निर्माण किया जाता था। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यही है कि राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर जो टोपी प्रचलन में आई थी वो कौन सी प्रकृति की थी या कैसी थी, वो कौन सी किस्म की थी। तो हमारा एग्जाम में आ जाएगा खांगसा नुमा या खांगसा नुमा। अगर आपको नाम दे दिया जाए और ये किससे संबंध रखता है नाम, तो वो हमारा टोपी से। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए आपका कि चौखुलिया और दुपलिया राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर परिधान और वेशभूषा में चौपलिया और दुपलिया, चौखलिया और दुपलिया से आप लोग क्या समझते हैं? तो ये एक टोपी के प्रकार है जो राजस्थान के अंदर वेशभूषा और परिधान के अंतर्गत पहनी जाती थी। तो ये था हमारा टोपी का पार्ट। नेक्स्ट है हमारे जामा। जामा से आप लोगों के दिमाग में एक क्लिक हो रहा होगा, जब मैंने राजस्थान के लोक देवता पढ़ाए थे तो लोक देवताओं के अंदर रामदेव जी जो लोक देवता मैंने पढ़ाया था, तो उनके लिए एक हमने वर्ड यूज किया था कि जामा, रामदेव जी का जामा। तो रामदेव जी जामा पहनते थे और वो जामा है वो एक राजस्थान का परिधान है पुराने टाइम से। तो इसका जो प्रचलन हुआ था या इसका जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे परिधान के अंदर जब शामिल हुआ था, तो वो कौन सा समय था? वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय था, जब 17वीं शताब्दी समाप्त होने को आ गई थी। जब 17वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी तो उस समय इस जामा के परिधान का प्रचलन हुआ था। और ये एक दरबारी पोशाक के रूप में प्रचलन हुआ था इसका। जब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर जामा का जब प्रचलन हुआ तो ये एक दरबारी पोशाक के रूप में इसका प्रचलन हुआ। और इसको क्या कहा जाता था? कचोटिया। क्या कहा जाता था? कचोटिया। तो हमारे लिए ये टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए कचोटिया से आप क्या समझते हैं, तो कचोटिया दरबारी 17वीं शताब्दी के अंदर दरबारी पोशाक थी जो जामा के रूप में पहनी जाती थी, तो उसको कचोटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कचोटिया।
नेक्स्ट है हमारा इसका एक संबंधित टर्म, अकबर के समय के अंदर जो जामा पहना जाता था वो गोलाकार जामा पहना जाता था। गोलदार जामे का प्रचलन अकबर के समय के अंदर हुआ था। कैसे जामे का प्रचलन हुआ था? गोलदार जामे का। गोलदार जामे का प्रचलन है वो अकबर के शासनकाल के समय में हुआ था। नेक्स्ट इसकी टर्म है, जामे के ऊपर एक चोली पहनी जाती थी, जो एक छोटा पार्ट होता है जामे का, एक छोटा कपड़ा होता है जिसको पुरुष हमारे शरीर के ऊपर में पहनते थे। और जो नीचे घेर होता था, आपने देखा होगा, अकबर को भी देखा होगा, जब अब आप कहीं पे भी अगर तस्वीर देखते हैं या कोई फोटो या चित्र देखते हैं पुराने राजा महाराजाओं का, तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि एक बहुत घेरदार, नीचे घुटने तक एक घेरदार पूरी कली होती है ऊपर से, और ऊपर में उसके एक छोटा भाग है जो चोली के रूप में पहना जाता है। तो इसका जो घुटने तक जो घेर होता था वो घुटने तक होता था। ये इसकी विशेषता है जामे की। नेक्स्ट है हमारे, जब मोहम्मद शाह का शासनकाल आया था 1719 से 1948 के समय, मोहम्मद शाह जो मुगल साम्राज्य के एक शासक थे, इनका शासनकाल था 1719 से 1948 के समय। तो इस समय जो जामा पहना जाता था पहले से, उस जामे के आकार के अंदर कुछ बदलाव हुए, और वो जामा है जो छोटा रूप से बड़ा रूप धारण कर लिया उसने, और उसकी जो लंबाई है घुटनों से पैरों तक आ गई, और इसके अंदर मुश्किल से पैर दिखाई देते थे। ये जामे का जो रूप है या इसकी जो लंबाई है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इस समय के अंदर। कौन से समय के अंदर? मोहम्मद शाह के समय में। और यहाँ पे जो ऊपर नीचे घेर और ऊपर जो पुरुष चोली पहनते थे इस जामे के अंदर, तो इसको बांधने के लिए एक बंद लगता था। इसको बांधने के लिए एक क्या लगता था? बंद लगता था, जिसे कस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कस। तो ये था हमारा टोपी और जामा जो परिधान है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बता दिए। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कचौटियां, तो मैंने आपको बता दिया। फिर अगर आपको पूछ लिया जाए कि अकबर के शासनकाल के समय कैसे जामे का प्रचलन था, तो गोलदार जामे का प्रचलन था। और ये जो जामा था अकबर के समय में पहना जाने वाला, या इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी जामे पहने जाते थे उनके ऊपर एक पुरुष चोली पहनते थे, और नीचे जो घेर पहना जाता था उसकी लंबाई घुटने तक होती थी। और नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह का जो शासनकाल आया था 1719 से 1948 के समय। इस समय जामे की लंबाई बढ़ गई थी। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जामे की लंबाई किस शासनकाल के समय में कौन से शासक था या कौन सा रूलर था, उसके टाइम में जामे की लंबाई है जो बढ़कर घुटने से पैरों तक आ गई थी, तो मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। और चोली बांधने के लिए जो बंद लगता था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस। तो ये था हमारा दो इंपॉर्टेंट और परिधान राजस्थान के अंदर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो बचे हुए पुरुषों के परिधान है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को करवाता हूं। तो ये है अभी हमने टोपी और जामा पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट है हमारा पटका, पच्छेबड़े तथा गोगरी और नांदड़ा या ठेपाड़ा, डेपाड़ा और खोयत, ये चार परिधान और है जो राजस्थान के अंदर पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। इसके बाद में राजस्थान के अंदर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले जो परिधान या वेशभूषा है वो हमारी खत्म हो जाएगी। हम फिर लेंगे नेक्स्ट स्त्रियों के परिधान। तो हमारा सबसे पहला है इसमें पटका। पटका जो अंगरखी या जामा के ऊपर कमरबंद या एक पटका बांधा जाता था। आप लोग इस तरह से नहीं समझेंगे, आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपको याद हो तो रामदेव जी या गोगा जी या तेजा जी, इनको आप याद कीजिए और इनका जो चित्र है वो अपनी आंखों के सामने लाइए, और आप उसमें देखेंगे कि कमर के ऊपर उनके एक पटका बांधा हुआ होता है या एक कपड़ा बांधा हुआ होता है कमर के ऊपर। जो अंगरखी या जो इनकी जो जामा होता है उसके ऊपर कमर में बांधा जाता था ये पटका या एक कपड़ा या पटका, हम कमरबंद उसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसका प्रयोग ये कब करते थे? जब युद्ध क्षेत्र होता था या जो ऐसा कोई भी दरबार वगैरह लगता था, या अपनी शानो शौकत के लिए जो तलवार या कटार रखते थे पुराने समय में, तो उस कटार या तलवार को उस
जो कमरबंद या जो पटका बांधा जाता था उसके अंदर घुसा के रखते थे, तो वो होता था पटका। वो भी एक परिधान का प्रकार है या एक परिधान का पार्ट है राजस्थान के अंदर पुरुषों द्वारा पहना जाने पर। तो ये था हमारा पटका, अंगरखी या जामा के ऊपर कमरबंद या पटका जिसमें तलवार या कटार घुसी होती थी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पटका क्या होता था। नेक्स्ट था हमारा पचवड़े या गुगी। पचवड़े या गुगी एक ग्रामीण लोगों द्वारा कंबल, जब सर्दियों का मौसम या ऐसे खेतों के अंदर काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो पुरुष होते थे उनके द्वारा एक कंबल को शरीर के ऊपर खेतों में काम करते समय कंबल या पचवड़े को ऊपर इस तरह से बांधा जाता था या इस तरह से पहना जाता था इसको कि वो हाथों का बंधन ना बने। जैसे हम ऐसे कोई एक पचवड़ा ले लिया या एक कोई भी गोंगा ले लिया, जिसको गुगी ले लिया, जिसको हमने सर पे या अपने शरीर पे ओढ़ लिया, तो उसके अंदर हम हाथों को आसानी से हिला डुला नहीं सकते और हाथों से आसानी से कोई भी काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ज्यादा खोलेंगे तो पचवड़ा या गुगा जो है वो उतर जाएगा, तो उसमें हाथों को बंद करके काम करना पड़ता था। लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये जो पचवड़े या गुगी जिसको इसको इस तरह से पहना जाता था कि ये जो हाथों का बंधन नहीं बनता था, हाथों में काम करने के अंदर इसको पहनने के बाद भी हाथों से कोई भी प्रकार का, चाहे खेत हो चाहे घर हो, कहीं पे भी काम करने के अंदर परेशानी नहीं आती थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पचवड़े या गुगी। ग्रामीण लोग कंबल या पचवड़े को खेतों में काम करते समय इस प्रकार बांधते थे कि वो हाथों का बंधन न बन जाए। नेक्स्ट है इसके अंदर एक विशेष प्रकार से सिर पर ओढ़े जाने वाली कंबल गुगी कहलाती थी। इसके अंदर मैंने दो लिखा, पचवड़े तथा गुगी। तो पचवड़े या गुगी दोनों का ही एक प्रकार है जो कंबल या पचवड़े दोनों को शरीर या सर पे इस तरह से बांधा जाता था खेतों में काम करते समय, जिस हाथों का वो बंधन ना बने, हाथ खुले रहे, आजाद रहे, जिससे कोई भी प्रकार का काम पुरुष कर सकते थे। तो इसी के अंदर एक सर पे बांधा जाने वाली एक विशेष प्रकार से कंबल थी जिसको गुगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुगी। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि पटका या कमरबंद अगर आपको हैजे से दे दिया जाए कि तलवार या कटार को किसमें फंसा के रखा जाता था, तो ये पटके या कमरबंद के अंदर। नेक्स्ट अगर आपको पूछ लिया जाए, इसका एक ये भी था इंपॉर्टेंट जो मैं छूट गया, कि राजस्थान के अंदर अहमदाबादी, चंदेरी और पैठण, ये तीन जगह का आपको नाम याद रखना है, अहमदाबादी और चंदेरी और पैठण। अहमदाबादी, चंदेरी और पैठण, आप इसको किसी भी प्रकार से याद रख ले। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर कहाँ के जो पटके हैं वो प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के अंदर अहमदाबाद, चंदेरी और पैठण, यहाँ के जो पटके हैं राजस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध है और इसका काफी मात्रा के अंदर लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था और किया जाता है अपने परिधान या वेशभूषा के अंदर। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे थे, इसके अंदर ये गुगी भी आप समझ गए होंगे, सर पे बांधा या सर पे ओढ़े जाने वाली एक कंबल थी जिसको एक विशेष प्रकार से सर पे ओढ़ा जाता था। और नेक्स्ट है राजस्थान के अंदर जो पुरुषों के जो वेशभूषा है उसके अंदर पायजामा और धोती, इसका भी पहनावा प्रचलित था और अभी भी है। पायजामा आप समझ गए होंगे, कपड़े का बना हुआ थोड़ा सा ढीला पैंट होता था जिसको पायजामा बोला जाता था, और धोती जो तो अभी भी पहनी जाती है, आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। तो ये थे पुरुषों के परिधान। इसके बाद में है हमारा नांदना या नांदड़ा, नांदना या नानड़ा। ये है आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष एक वस्त्र है जो आदिवासी लोग पहनते थे इसको और अभी भी पहनते हैं। और इसका विशेष जो हमारे एग्जाम के अंदर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस जो नांदना या नानड़ा, इसकी जो छपाई है वो दाबू पद्धति के अंदर होती है। ये दाबू पद्धति होगी, अजरक प्रिंटिंग होगी, इस तरह से अगर बहुत सारी है जो पद्धतियां हैं या छपाई कलाएं हैं, जो मैं राजस्थान का आगे का जो भी पार्ट होगा तो उसके अंदर मैं इनको कवर कराऊंगा आप लोगों को। तब तक आप इसी तरह याद रखिए इसको कि जो आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला नांदना या नांदड़ा, इसको कौन सी पद्धति के अंदर छपाई इसकी की हुई होती है, तो दाबू पद्धति के अंदर। दाबू पद्धति के अंदर किस तरह से, दाबू पद्धति के अंदर मैं आपको छोटा सा इसका मोटा मोटी बता देता हूं। क्या किया जाता है, जो कपड़ा है उसको लिया जाता है और उसको बीच में से दबा के और ऊपर बांध दिया जाता है, फिर उसको कलर के अंदर डुबो के बाहर निकाला जाता है। तो जो बंधा हुआ भाग, जो दबाया हुआ भाग होता है,
जो कपड़े का दबाया हुआ जो भाग होता है उसके ऊपर कलर नहीं लगता है और बाकी पे कलर लग जाता है, तो वहां पे एक प्रिंटिंग बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है? दाबू प्रिंटिंग, दाबू पद्धति। नेक्स्ट है हमारा ठेपाड़ा या ढेपाड़ा। तो ये बिलों में जो पुरुष लोग हैं, बिलों के अंदर जो पुरुष हैं वो एक तंग धोती पहनते हैं। तंग धोती का मतलब एक टाइट धोती पहनते हैं जो काफी ऊपर तक होती है, घुटने से ऊपर तक। उसको क्या कहा जाता है? तंग धोती। और वो बिलों के अंदर पुरुषों द्वारा पहनी जाती है और इसको हमारे राजस्थान के परिधान और वेशभूषा के अंतर्गत ठेपाड़ा या डेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म्स जो मैं लिखा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर 100% इनमें से एक न दो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि बिलों में पुरुषों द्वारा तंग धोती पहनी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन में दे दिया जाए ठेपाड़ा या डेपाड़ा। या दाबू पद्धति के अंदर कौन से आदिवासी वस्त्रों की छपाई होती है, तो उसके अंदर आपको दे दिया जाए नांदना या नांदड़ा। तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, 100% बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा खोयत। खोयत है एक लंगोटिया बिलों में। लंगोटिया बिलों में जो लंगोट बांधते हैं ना, उन बिलों के अंदर पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। लंगोटी आप समझ रहे होंगे कि लंगोट है जो एक परिधान है, जो अंतर्वस्त्र जिसको हम बोल सकते हैं लंगोट। जैसे अखाड़े वगैरह के अंदर जो पहलवान होते हैं वो लंगोट का प्रयोग करते हैं, तो ये वही लंगोट है जो लंगोटिया बिल, जो लंगोट बांधने वाले जो बिल है उनके द्वारा कमर पर बांधी जाती थी इस लंगोट को। और एक लंगोट वो भी होती है, एक लंगोट ये भी होता है जैसे छोटा कपड़ा होता है जिसको खाली जैसे घुटने और जांग के बीच में यहाँ तक ये लंगोट आती है और इसको पुरुषों द्वारा नीचे के वस्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पुरुषों के परिधान या पुरुषों की वेशभूषा, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्त्रियों के परिधान। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आज स्त्रियों का परिधान। हमने पुरुषों के सारे परिधान पढ़ लिए और आज हम अभी इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं अभी स्त्रियों के परिधान। तो मैं स्त्रियों के परिधान के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर लेके जाता हूँ। वहां से हम समझेंगे कि स्त्रियों के जो परिधान है इसका निरंतर धीरे धीरे विकास है वो किस तरह से हुआ, और आज का जो परिधान है वो प्रचलन में किस टाइम से और कैसे कैसे आया। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर स्त्रियों का जो परिधान था वो बिल्कुल साधारण परिधान था और अधोभाग को ढकने के लिए एक छोटी साड़ी का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता था। इसके बाद में हम चलते हैं शुंग कालीन और गुप्त कालीन। जो शुंग कालीन और गुप्त कालीन जो समय था, यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो साड़ी को करगनी से बांधती थी और उसको ऊपर सर तक उसको ढकती थी। तो ये था शुंग कालीन और गुप्त कालीन के समय जो स्त्रियों का परिधान था, उसका विकास धीरे धीरे हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में करगनी, ये अधोभाग को ढकने के लिए एक छोटी साड़ी का प्रयोग किया जाता था। शुंग कालीन और गुप्त कालीन के अंदर करगनी से साड़ी को बांधकर ऊपर सर तक ढका जाता था। इसके बाद में हमारा समय आया मध्यकालीन। तो मध्यकालीन के जो समय आया था, इसके अंदर जो स्त्रियां द्वारा चमकीले और भड़कीले जो वस्त्र होते हैं इनका प्रचलन है जो बढ़ा, और इसके अंदर जो कंचुकी या कंचोली जो होती है उसकी जो बाहों और उसकी जो लंबाई है वो घुटने तक आई, और बाजू है उसके जो बिल्कुल हाथों के आगे अपना कोहनी से नीचे तक आया। और यहाँ पर इस तरह की वेशभूषा का प्रचलन हुआ। और इसको जब लंबी जो इसकी जो कंचुकी या कंचोली इसकी जब लंबाई और इसकी बाजू की जो लंबाई बढ़ी, तो इसको मध्यकालीन जो भाग है भारत का इतिहास का, इस समय इसको कुर्ती कहा जाने लगा। तो इसके बाद में यहाँ तक आते आते आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर कैसे वस्त्र स्त्रियों द्वारा पहने जाते थे। तो यहाँ पे स्त्रियों द्वारा एक छोटी साड़ी अधोभाग को ढकने के लिए पहनी जाती थी। शुंग कालीन और गुप्त कालीन के समय करगनी से एक साड़ी को बांधा जाता था और उसको ऊपर सर तक ढका जाता था। मध्यकालीन भारत के अंदर जो स्त्रियों द्वारा परिधान प्रयोग में लाए जाने लगे, तो ये चमकीले और भड़कीले वस्त्र प्रयोग में लाए जाने लगे। तो यहाँ पे जो कंचुकी और कंचोली जो ऊपर के हिस्से के अंदर जो पहनी जाती थी, इसकी क्या हुआ, लंबाई बढ़ी। इसकी लंबाई बढ़ी और इसके जो बाजू है उनकी भी लंबाई बढ़ी, और लंबाई बढ़ने के बाद में जो बढ़ी हुई लंबाई के साथ में इनकी जो कंचुकी या कंचोली थी उसको हमारे कुर्ती कहा जाने लगा। और इसके बाद में जो
विकास हुआ परिधान का स्त्रियों के संदर्भ में, तो वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। तो मैं आप लोगों को चलिए आगे ले चलता हूँ स्त्रियों के परिधान की संपूर्ण चर्चा करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली जो साड़ी होती है, इन साड़ियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है राजस्थान के अंदर। तो इसमें ओढ़नी, चुंदड़ी, चोल, चोरसो, निचोल, धोरावाली, चीर पटोरी, पट, वसन, दुकुल, अंशुक, ये है जो राजस्थान के अंदर पहने जाने वाली साड़ियों के विभिन्न नाम। अगर आपको एग्जाम के अंदर 3 में से ऑप्शन या 3 ऑप्शन अलग दे दे और आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि इनमें से स्त्रियों के परिधान साड़ी का दूसरा नाम कौन सा है, तो इसमें से अगर ऑप्शन दे दे हमारे, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको एक बार रीडिंग सबको मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं जो आपको पाठ करवा रहा हूँ राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से आपका गहने, आभूषण, वेशभूषा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न पेपर है वो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जो कपड़े स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं, इन कपड़ों के भी कुछ नाम है जो राजस्थान के अंदर प्रचलित हैं। तो इसमें सबसे पहला है जामादानी, चिक, फरूकशाही छींट, कमखाब, टसर, छींट, मखमल, पारचा, महमूदी चीक, मीर बादला, मसरू, इलायची, गंगाजली, मोमजामा, ये है राजस्थान के अंदर स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले जो कपड़े हैं उनके विभिन्न नाम। या इस प्रकार के नाम वाले या इस प्रकार के विभिन्न इनकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। उन विशेषताओं के आधार पर इन कपड़ों के अलग अलग नाम राजस्थान के अंदर प्रचलित है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का भी आपको एक बार रीडिंग करना है और आप स्क्रीन पर देखने के साथ मेरे एक एक वर्ड पर आप गौर करिएगा, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी है जो बोर्ड पे नहीं है लेकिन मेरे मुंह से एडिशनल इंफॉर्मेशन निकल सकती है, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप साथ नोटबुक के अंदर जो मेरे वर्ड में निकल रहे हैं उनका भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है और हो सके एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन बन जाए। तो ये थे हमारे कपड़े और साड़ियां, जिनका क्वेश्चन का प्रकार भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा राजस्थान के अंदर चुंदड़ी और लहरिया, ये राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध साड़ियों के प्रकार हैं, जो राजस्थान के अंदर हर प्रकार के वर्ग और हर समुदाय के लोग हैं इसको पहनते हैं। तो ये आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ियों के नाम क्या है, तो चुंदड़ी और लहरिया। नेक्स्ट है हमारा परिधान स्त्रियों का घाघरा। तो आप इससे अच्छी तरह परिचित होंगे, आप जानते भी होंगे, क्योंकि ये राजस्थान का मोस्टली पहनावा है और हर जगह घाघरा पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। भले ही इसका प्रकार या इसकी लंबाई उसका आधार पर ये अलग अलग रूप में आपको दिखाई दे, लेकिन घाघरा लगभग राजस्थान के अंदर पहना जाने वाला स्त्रियों द्वारा एक परिधान है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये कमर से एड़ी तक लंबा होता है और इसकी जो लंबाई है वो 19वीं शताब्दी के अंदर इसकी लंबाई बढ़ी। इससे पहले मैंने आपको बताया था अभी 19वीं शताब्दी से पहले जो घाघरा पहना जाता था उसकी लंबाई एड़ी तक नहीं होती थी, उसकी लंबाई या तो घुटने तक होती थी या घुटने से थोड़ी नीचे होती थी। कम से कम 1 या 2 ब्लिस्ट एडी से ऊपर होती थी और ये इस कारण से रखा जाता था ताकि स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण या गहने वो आसानी से दूसरे को दिखाई दे। किस लिए पहना जाता था कि जो गहने या आभूषण स्त्रियों द्वारा पहने जाते थे वो आसानी से दूसरों को दिखाई दे। इसलिए जो 19वीं शताब्दी से पहले पहने जाने वाले जो स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला परिधान घाघरा होता था उसकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में इसकी लंबाई है वो एड़ी तक बढ़ी। और इसके जो घेर होते थे, जो घाघरा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो घेर के अंदर जो कलियां होती है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कुछ घेर या घेरदार बनाने के लिए उसके अंदर कलियां दबा के उसको बनाया जाता है घाघरे को। तो इस कलियों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ और ये कलियां 80 कली तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई थी? 80 कली तक।
और ये 80 कली का घाघरा पहनने वाली औरतें जो होती थी वो अपनी घर की आर्थिक संपन्नता दर्शाती थी। ये किसका प्रतीक था? आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था 80 कली का घाघरा। अगर किसी भी घर की स्त्री अगर 80 कली का घाघरा पहनती है जिसकी लंबाई एड़ी तक होती थी, पुराने टाइम में की बात बता रहा हूं मैं, अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है। ये जो अभी मैंने लिखा है 19वीं शताब्दी के बाद में जब घेरे की संख्या बढ़ी इस घाघरे के अंदर, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय जब इसके अंदर कलियों की भी संख्या के अंदर इजाफा हुआ, और उस समय जब अगर कोई भी स्त्री अगर घाघरे को अगर एड़ी तक नीचा लंबा और उसके अंदर अगर 80 कली का घाघरा हो तो उसमें यह समझा जाता था कि ये घर से आर्थिक स्थिति इसकी संपन्न है। तो वो आर्थिक स्थिति संपन्नता दिखाने का एक प्रतीक होता था। नेक्स्ट है हमारा कछाबू। कछाबू भी एक घाघरे का ही प्रकार है, ये भी एक घाघरा ही होता है, लेकिन इसकी विशेषता कुछ अलग है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लंगोटिया भील, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पुरुष परिधान के अंदर जो पुरुषों द्वारा लंगोटिया जो लंगोट बांधी जाती थी लंगोटिया भीलों द्वारा, तो वही लंगोटिया भीलों की महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा। मैंने बताया था घाघरा परिधान मोस्टली पहना जाता है, इसकी लंबाई या इसकी कली या इसका जो प्रकार है, इसकी जो विशेषता है वो ऊंची नीची हो सकती है, लेकिन घाघरा परिधान हर जगह पहना जाता है राजस्थान के अंदर। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? ये घुटनों तक पहना जाता था और ये घुटने तक नीचा घाघरा होता था, लंगोटिया भीलों की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला परिधान। और इसको राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? कछाबू। क्या कहा जाता है? कछाबू। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए लंगोटिया भीलों की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाले घाघरे को क्या कहा जाता है, तो कछाबू। आपको ऑप्शन में अगर कछाबू दिया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कछाबू। तो नेक्स्ट, बनारसी कारीगरों द्वारा घाघरे का टुकड़ा। राजस्थान के अंदर हम कोई भी वस्त्र अगर लेने के लिए जाते हैं तो उसको टुकड़ा कहा जाता है। उस वस्त्र के भाग को क्या कहा जाता है? टुकड़ा। जैसे जिसके पहनने के लिए जितना कपड़ा लगता है उस काटे हुए कपड़े के भाग को क्या कहा जाता था? टुकड़ा। तो जो बनारसी कारीगर है उनके द्वारा घाघरा पहनने के लिए जो टुकड़ा बनाया जाता था, जो घाघरा बनाने के लिए जिस टुकड़े का प्रयोग बनारसी कारीगरों द्वारा किया जाता था या बनारसी कारीगरों द्वारा जो टुकड़ा बनाया जाता था जिसका प्रयोग घाघरा बनाने के लिए किया जाता था, उसको क्या कहा जाता है राजस्थान के अंदर? चेवली का थान। क्या कहा जाता था? चेवली का थान। वो चेवली का थान कहलाता था। तो ये था आज हमारा इसमें स्त्रियों का परिधान, साड़ियां, कपड़े, घाघरा और कछाबू। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बचा हुआ जो स्त्रियों के परिधान है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करवा रहा हूं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट है हमारा स्त्रियों के परिधान के अंदर लोगड़ा। तो लोगड़ा जो परिधान है वो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक घाघरे का ही प्रकार है। क्या है? एक घाघरे का ही प्रकार है लोगड़ा, जो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाता था। इसका जो कपड़ा होता है, उस कपड़े की जो जमीन होती है या उस कपड़े का जो मूल कलर होता है वो सफेद होता है और उसके ऊपर लाल बूटे छपे होते हैं। कैसे होते हैं? लाल बूटे छपे होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड को आप इसको कपड़ा समझिए, और अगर मैं आपको जो मार्कर है इससे अगर मैं जो पेन है रेड कलर के पेन से अगर इस पे कोई डिजाइन बनाऊं, तो ये जो कलर इस व्हाइट कलर के ऊपर जो रेड कलर का जो डिजाइन बना है, तो ये लुगड़ा कलर, लुगड़ा जो होता है इस आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला घाघरे का जो प्रकार, उसके जैसा बनता है और इसको फिर क्या कहा जाता है? लोगड़ा। और इसका एक दूसरा उपनाम भी है जिसे गोछा साड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोछा साड़ी। तो ये जो इस प्रकार की जो टर्म्स आ रही है ना आपके, ये आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ये भले ही याद करने के अंदर थोड़ी सी परेशानी कर सकती है, याद करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम के अंदर इन्हीं टर्मों से क्वेश्चन बनता है और इसी से बनाता है एग्जामिनर, जो पेपर सेटर होता है। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि जो लुगड़ा होता है उसकी विशेषता अगर आपको पूछ लिया जाए, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला घाघरा जिसकी जमीन सफेद हो और उसके ऊपर लाल बूटे हो, क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुगड़ा। यह आपको क्वेश्चन दे दे
गोछा साड़ी किसे कहा जाता है, या गोछा साड़ी स्त्रियों में, आदिवासी स्त्रियों के अंदर कौन सा परिधान है? तो ये हमारा हो जाएगा लुगड़ा। या आपको पूछ लिया जाए लुगड़े का दूसरा नाम क्या है, तो गोछा साड़ी। नेक्स्ट है हमारा कुर्ती व कांचली। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी भाग, शरीर का ऊपरी भाग के अंदर पहना जाने वाला, नीचे घाघरा हो गया, जो अधो भाग के अंदर पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो घाघरा हो गया, और जो ऊपरी भाग के अंदर पहना जाने वाले जो वस्त्र हैं उनके अंदर कांचली और कुर्ती, ये दो पहने जाते हैं। इनकी दोनों की विशेषता है, आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए बाय चांस तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो कांचली होती है इसके अंदर बाहें नहीं होती है, इसके अंदर क्या नहीं होती है, स्लीव्स नहीं होती है, ये स्लीव्स लेस होती है, इसके अंदर बाहें नहीं होती है। और जो कुर्ती होती है इसके अंदर बाहें होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके अंदर एक कहावत या परंपरा या एक रीति रिवाज प्रचलित है राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर कहा जाता है, या जो मान्यता है या रिवाज प्रचलित है उसके अंदर ये मान्यता है कि जो कुंवारी या विवाहित युवतियां या महिला बालिकाएं जो है उनके द्वारा जो ये वस्त्र पहने जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, ये कांचुली और कुर्ती ये दो अलग अलग वस्त्र ना होके ये वन पीस होता है। और ये वन पीस कांचुली और कुर्ती का वन पीस ही पहनने की परंपरा या रिवाज विवाहित राजस्थान के अंदर विवाहित युवतियां या बालिकाओं के अंदर प्रचलित है। तो नेक्स्ट है हमारा ओढ़नी। ओढ़नी, घाघरा, कुर्ती, कांचुली ये जो हो गया शरीर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। और इन वस्त्रों को पहनने के बाद में सर ढकते हुए पूरे शरीर के ऊपर पहनी जाने वाला एक ऊपर से जो वस्त्र है, ऊपरी वस्त्र, जिसको ओढ़नी कहा जाता है। और ये ओढ़नियों के राजस्थान के अंदर बहुत सारे प्रकार प्रचलित हैं, जो छपाई के आधार पर अलग अलग अपनी विशेषताएं रखते हैं, जिसके अंदर पोमचा हो गया, लहरिया हो गया, ओढ़नी हो गया, ये जो है इसके अंदर अलग अलग विशेषताएं लिए हुए ओढ़नी के एक प्रकार है जो राजस्थान के अंदर काफी प्रचलित है। नेक्स्ट है हमारा कटकी। तो कटकी क्या होता है? कटकी जो अविवाहित युवतियां होती है या जो अविवाहित बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी का प्रकार, जिसकी जमीन लाल रंग की होती है। वो ओढ़नी का कलर क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लहरिया। ये सावन के तीज पर्व पर, सावन महीने के अंदर जब तीज का पर्व आता है या तीज का पर्व त्योहार या उत्सव जब मनाया जाता है, उसके अंदर महिलाओं द्वारा एक पंचरंगी लहरिया का प्रचलन बहुत ही ज्यादा राजस्थान के अंदर है। और इसकी एक मान्यता है कि जो 5 रंग या 5 का जो आंकड़ा है वो शुभ माना जाता है। और दूसरी इसके पीछे जो प्रचलित भावना है वो ये है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व के मिलकर बना हुआ है। तो इसी को समर्पित ये जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ये पंच रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। इसके अंदर 5 रंग होते हैं। और ये आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, पंचरंगी लहरिया राजस्थान के अंदर महिलाओं द्वारा कौन से पर्व पर पहना जाता है या ओढ़ा जाता है? तो ये हो गया हमारा सावन मास का तीज पर्व। नेक्स्ट है हमारा चुनरी बांध। ये भी एक ओढ़नी का प्रकार है, जिसके अंदर पशु पक्षी फल और अन्य अलंकारियां की हुई होती है इस ओढ़नी के ऊपर। और जिसके अंदर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पशु पक्षी फल और अन्य अलंकारियां जिस ओढ़नी के ऊपर की जाती है उसको क्या कहा जाता है? चुनरी बांध ओढ़नी। क्या कहा जाता है? चुनरी बांध ओढ़नी। नेक्स्ट है हमारा ताराबाद की ओढ़नी। ताराबाद की जो ओढ़नी है वो राजस्थान के अंदर आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है या ओढ़ी जाती है। इसकी जो जमीन है वो भूरा रंग लिए हुए लाल रंग की होती है, भूरी रंगत लिए हुए लाल रंग की होती है, जिसके अंदर लाल रंग होता है लेकिन हल्का उसके अंदर भूरापन होता है, या भूरी रंगत लिए हुए लाल रंग की ये ओढ़नी होती है, जिसका किनारे जो होते हैं उन किनारों का जो छोर है वो काला रंग का होता है और काला रंग की षटकोणीय आकृति का बना हुआ होता है, जो दूर से देखने पे तारों के समान आकृति उसके अंदर नजर आती है। तो ये हो गया हमारा ताराबाद की ओढ़नी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। मैं आज आप लोगों को
स्त्रियों के परिधान तक कंप्लीट कराऊंगा। कुछ परिधान स्त्रियों के और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट करवा दूं, क्योंकि क्लास कुछ लंबी हो रही है। लेकिन आप लोगों को बार बार कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको राजस्थान का कला संस्कृति से रिलेटेड वस्त्र, आभूषण और परिधान, ये जो है आपको 2 या 3 वीडियो या 2 या 3 पार्ट के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो एक जगह से आप ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे केरी बांध की ओढ़नी। तो केरी बांध की ओढ़नी की क्या विशेषताएं हैं? ये किनारी व पल्लू पर केरी तथा जमीन में ज्वार बात जैसी बिंदियां, क्या होता है? जमीन में ज्वार बात जैसी बिंदियां, और किनारी ये पल्लू पर क्या होती है? केरी। किनारी या पल्लू पर केरी बात की जो आकृतियां या इन पे जो कलाकृतियां बनी हुई होती हैं, बिंदियां, वो इस केरी बांध ओढ़नी की विशेषताएं हैं। और ये ज्वार बांध, लहर बांध की ओढ़नी भी प्रचलित है। सेम यही उसके अंदर होता है, जैसे केरी बांध, ज्वार बांध और लहर बांध की ओढ़नियां प्रचलित है, जिसके अंदर क्या होता है? किनारी में पल्लू पर केरी तथा जमीन में ज्वार या लहर, इस प्रकार की बिंदियां जो बनाई जाती हैं, वो इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा एक टर्म है लप्पा। लप्पा किसे कहा जाता है? तो पतला गोटा जमीन में वे चौड़ा गोटा आंचल में। आप समझ पा रहे होंगे, पतला गोटा जमीन में, जो पतला गोटा होता है वो जमीन में जो चूनड़ी होती है या ओढ़नी जो होती है, उसकी जो जमीन होती है, यानी कि पूरा जो अंदर का जो भाग होता है ओढ़नी का, किनारों को छोड़कर, पल्लू को छोड़कर या उसका आंचल को छोड़कर, वहां पे तो पतला गोटा लगाया जाता है। और जो उसका आंचल होता है, जो किनारे होते हैं, वहां पे चौड़ा गोटा लगाया जाता है। और इस चौड़े गोटे को क्या कहा जाता है? लप्पा। नेक्स्ट है एक हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म, ओढ़नी को चुंदड़ी, पीला कांगना, पोमचा और बसंत लहरियों और डबकियां, इस नाम से भी जाना जाता है राजस्थान के अंदर। जिसका कारण है जानने का, इसकी बंदेज और छपाई। ये अपनी बंदेज और छपाई के आधार पर जो ओढ़नी है, चुंदड़ी है, वो अलग अलग नामों से राजस्थान के अंदर जानी जाती है। तो ये भी आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ओढ़नी को किस नामों से जाना जाता है? चुंदड़ी, पीला कांगना, पोमचा, बसंत लहरिया और डबकियां। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि चुंदड़ी का कौन सा प्रकार है, और इसमें से ऑप्शन अगर 3 दे दिया जाए और एक नहीं दिया जाए, तो जो नहीं वाला छांटना होगा वो हो जाएगा, और जो है उसमें 3 अलग ऑप्शन हो और एक इनमें से हो, तो आपका राइट आंसर इनमें से जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट एक टर्म है आपका तिलका। राजस्थान के अंदर स्त्रियों के परिधान से संबंधित तिलका, ये एक कुछ जातियों द्वारा या कुछ जाति की स्त्रियों द्वारा चूड़ीदार पजामा पहना जाता है, और उस पजामे के ऊपर तिलका नामक एक चोगा सा पहनती है। जो मैंने कल पुरुषों के अंदर बताए थे आपको चोगा, उसी टाइप का जो चोगा होता है वो कुछ जाति की स्त्रियों द्वारा चूड़ीदार पजामा के ऊपर पहना जाता है, जिसका नाम है तिलका। और ये पहनने के बाद में ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज क्लास तो लंबी हुई है, लेकिन मेरे एक एक वर्ड और आप स्क्रीन की जो स्लाइड है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देके बिल्कुल एक एक वर्ड नोट कीजिएगा। क्योंकि आज की जो क्लास, कल की और आज की, ये जो 2 क्लासें हुई है राजस्थान की वेशभूषा और परिधान से संबंधित, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कल की क्लास में जितना हो पाएगा मैं आभूषण कराऊंगा। अगर बच गए तो परसों की 4 क्लास के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान का पुरुष और स्त्रियों के वेशभूषा, परिधान, आभूषण ये कवर करा दूंगा। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पढ़ाने में मजा तभी आता है जब पढ़ने वाले हो, और जब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मैं और मेरी जो एनर्जी लेवल है वो अप होगा, हाई होगा, और मैं और आपके सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, और ऐसा आपकी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूंगा कि आपका राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, और जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं उससे अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।